एक समय की बात है। एक शक्तिशाली और बुद्धिमान राजा अपने 3 सुंदर और शक्तिशाली पुत्रों के साथ अपने राज्य में शासन कर रहे थे। तीनों राजकुमार अपनी युवावस्था में सुंदर और सक्षम थे और प्रजा उन्हें बहुत प्रेम करती थी। राजा ने एक दिन यह सोचने लगे कि उनके पुत्रों में से किसे अपना उत्तराधिकारी चुने। इसके बारे में राजा ने अपने मंत्री से सलाह ली, जो हमेशा बुद्धिमान और राज्य के हित की बातें सोचते थे। मंत्री ने राजा को एक सुंदर सलाह दी। महाराज, तीनों ही राजकुमार अच्छे हैं और तीनों को ही राज्य चाहिए। तो अब कुछ ऐसा किया जाए ताकि तीनों की शादी हो जाए और सबसे अच्छे राजकुमार को राजा बनाया जाए। राजा को मंत्री की यह बात अच्छी लगी। इसके बाद राजा ने एक धनुष वाली प्रतियोगिता करने का निश्चय किया, जिसमें राजकुमारों को धनुष पर बाण चढ़ाकर तीर चलाना होगा और तीर जिस दिशा में जाकर गिरेगा उस दिशा के राजा की बेटी से उसकी शादी होगी। राजा ने इस प्रतियोगिता के लिए राज्य भर में घोषणा कर दी और सभी लोग उत्सुक होकर इस स्वयंवर का इंतजार करने लगे। आखिरकार स्वयंवर का दिन आया और राजा दरबार में सभी प्रजा और राज्य के सामंत इकट्ठा हुए। तीनों राजकुमार अपने अपने धनुष लेकर तैयार थे और तीनों ने अपने तीर अपने अपने निशाने पर छोड़ दिए। सबसे बड़े राजकुमार का तीर पश्चिम की ओर गिरा, दूसरे राजकुमार का तीर उत्तर की ओर गिरा, पर जैसे ही तीसरे राजकुमार का बारी आई तो उसका हाथ हिल गया और उसका तीर एक सरोवर में जाकर गिरा। इसके बाद राजा ने अपने सैनिकों को भेजा कि जाओ देखो तीर कहाँ कहाँ गिरे हैं और जिस राज्य में गिरे हैं वहां के राजा से हमारे पुत्रों की शादी की बात करो। सैनिक चारों दिशाओं में तीर खोजने के लिए निकल गए। दोनों राजकुमार के तीर तो राजाओं के राज्य में जाकर गिरे थे। सैनिक ने आकर महाराज को बताया कि छोटे राजकुमार का तीर एक सरोवर में मेंढकी के मोह में मिला। राजा मजबूर थे, क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि जिस दिशा में राजकुमारों के तीर जाएंगे उसी दिशा की राजकुमारी से शादी होगी। तो उन्होंने अपने वादे के अनुसार छोटे राजकुमार की शादी मेंढकी के साथ और दोनों बड़े राजकुमारों की शादी राजकुमारियों के साथ करवा दी। पहले के लोग अपनी बात के बहुत पक्के होते थे, इसलिए राजा ने अपनी बात रखी। यहाँ अब छोटा राजकुमार बहुत दुखी और उदास रहने लगा। दोनों बड़े राजकुमार और उनकी पत्नियां छोटे राजकुमार का मजाक उड़ाने लगे। एक दिन राजा ने फिर से सोचा कि क्यों ना एक प्रतियोगिता करवाई जाए ताकि तीनों बहुओं में से सबसे अच्छी बहू का पता चल सके। यह बात राजा ने अपने मंत्री से कही। मंत्री ने सलाह दी कि तीनों राजकुमारियों को परखा जाए। राजा को यह बात अच्छी लगी। राजा ने कहा, सुबह तीनों बहू की रसोई होगी। जो सबसे अच्छी खीर बनाकर खिलाएगी वही सबसे अच्छी बहू होगी। इसके बाद तीनों बहुओं को प्रतियोगिता के बारे में बता दिया गया। यह जानकर छोटा राजकुमार अपने कक्ष में आकर परेशान होकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद मेंढकी उसके पास आई और उससे पूछा, क्या हुआ? मेंढकी को बोलता देखकर राजकुमार के तो होश उड़ गए। उसने कहा, तुम कैसे बोल सकती हो? तुम तो एक मेंढकी हो। मेंढकी ने राजकुमार से कहा, वक्त आने पर मैं इसका रहस्य आपको बताऊंगी। आप मुझे बस इतना बताइए कि आप परेशान क्यों हैं। तब राजकुमार ने राजा की प्रतियोगिता के बारे में मेंढकी को सब कुछ बता दिया। यह सुनकर मेंढकी ने कहा, आप बेफिक्र होकर सो जाइए, सुबह मैं आपको खीर बना के दे दूंगी। इतना सुनकर राजकुमार सो गया। राजकुमार को सोता देख मेंढकी दरवाजे के नीचे से निकल गई और राज दरबार से होते हुए सरोवर की तरफ बढ़ गई। सरोवर के किनारे पहुंचकर उसने 3 बार ताली बजाई। ताली बजाते ही वह एक सुंदर स्त्री के रूप में बदल गई, जो चांदनी से भी ज्यादा चमकदार थी। फिर उसने जोर से आवाज लगाई, आओ सखियों, सुख दुख की बातें करो। उसकी आवाज सुनते ही सरोवर से 7 मेंढकियां बाहर निकली और उन्होंने भी 3 बार ताली बजाई, तो वे भी एक सुंदर स्त्रियों के रूप में बदल गई। अब 8 स्त्रियां एक दूसरे के गले मिली, रोई, हंसी और सुख दुख की बातें की। अब उस मेंढकी ने 7 मेंढकियों को प्रतियोगिता के बारे में बताया। फिर वे सब फिर से मेंढकी के रूप में आ गई और राजमहल के दरवाजे से अंदर आते हुए राजकुमार के कक्ष में पहुंच गई। राजा ने प्रतियोगिता का सामान पहले ही तीनों बहुओं के कक्ष में पहुंचा दिया था, इसलिए कक्ष में आते ही 8 मेंढकियां फिर से स्त्रियों के रूप में बदल गई और खीर बनाने लगी। बहुत ही सुगंधित और स्वादिष्ट खीर के साथ 8 ने खीर बनाई और जैसे ही रात का दूसरा पहर बीता और सुबह होने वाली थी, 7 मेंढक आ दरवाजे से होते हुए फिर से सरोवर में जाकर समा गई और वह मेंढकी भी अपने मेंढक के रूप में जाकर अपने बिस्तर पर सो गई। जब सवेरा हुआ, राजकुमार की आंखें खुली और जैसे ही प्रतियोगिता का ध्यान आया वह फिर से उदास हो गया। राजकुमार को उदास देखकर मेंढकी ने कहा, स्वामी,
उदास मत हो, खीर बनकर तैयार है, आप पिताजी महाराज के सामने पेश कर सकते हैं। यह बात सुनकर राजकुमार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह नहाकर नए कपड़े पहने और दरबार की तरफ खीर लेकर चला गया। निश्चित समय पर दरबार लगा और तीनों बहुओं की बनाई खीर को राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने जैसे ही बड़ी बहू की खीर खाई तो उन्होंने कहा, यह भी कोई खीर है, इसमें तो मिठास ही नहीं है। फिर मंझली बहू की खीर पेश की गई। राजा ने उसे चख कर कहा, इसमें तो इतना मीठा है कि यह जहर जैसी हो गई है, मैं इन दोनों में से कोई खीर नहीं खाऊंगा। तीसरी बहू से खीर की उम्मीद ही नहीं थी, इसलिए सारे दरबारी उठने लगे। लेकिन छोटे राजकुमार ने कहा, महाराज, आपने मेरी पत्नी की खीर तो अभी चखी ही नहीं है। राजा तो हैरान हो गए, फिर भी उन्होंने कहा, लाओ हम उसकी भी खीर चखते हैं। लेकिन राजा ने जैसे ही मेंढकी वाली खीर खाई, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने कहा, इतनी स्वादिष्ट खीर मैंने तो आज तक कभी नहीं खाई। यह सुनते ही सारे दरबारी हैरान हो गए और दोनों बड़ी बहुएं झलक राख हो गई। अब सब कानाफूसी करने लगे कि वह मेंढकी इतनी स्वादिष्ट खीर कैसे बना सकती है। इसके बाद मेंढकी के दरवाजे के सामने पहरा लगा दिया गया कि देखें मेंढकी कैसे क्या करती है। उधर दोनों बड़ी बहुओं को जलन हो रही थी। अब वे दोनों मेंढकी की दुश्मन बन गई थी। उन्होंने सोचा, इस पर नजर रखनी होगी कि यह कैसे कमाल करती है। अगले दिन राजा ने फिर एक नई प्रतियोगिता का ऐलान कर दिया। जो भी बहू सबसे सुंदर कपड़े बनाकर मुझे देगी, वही सबसे अच्छी बहू होगी। दोनों राजकुमारों ने अपनी अपनी पत्नियों को बता दिया। इधर छोटा राजकुमार फिर से उदास होकर अपने कक्ष में आकर लेट गया। मेंढकी फिर से उसके पास आई और बोली, आज क्यों उदास हो। इसके बाद राजकुमार ने फिर से होने वाली प्रतियोगिता के बारे में मेंढकी को बता दिया। मेंढकी ने कहा, आप परेशान मत हो, सुबह होने से पहले आपको कपड़े मिल जाएंगे। रात का पहला पहर बीतते ही और राजकुमार के सोने के बाद मेंढकी फिर से उसी तरह से राजमहल से बाहर निकली और सरोवर के किनारे जाकर 3 बार ताली बजाई और उसने सुंदर स्त्री के रूप में बदल गई। फिर उसने वही आवाज फिर से लगाई, आओ सखियों, दुख सुख की बातें करो। फिर से 7 मेंढकियां सरोवर से बाहर आकर उन्होंने भी 3 बार ताली बजाकर सुंदर स्त्रियों के रूप में बदल गई। फिर से 8 स्त्रियां गले मिली, रोई, हंसी और दुख सुख की बातें की। फिर उस मेंढकी ने 7 मेंढकियों को प्रतियोगिता के बारे में बताया और 8 उसी तरह से दरवाजे के नीचे से होकर मेंढकी वाले कक्ष में आ गई। बहुत ही सुंदर सलमा सितारों से बने हुए रेशमी कपड़े तैयार हो गए और जैसे ही सुबह होने लगी, 7 मेंढकियां दरवाजे के नीचे से होकर सरोवर में जाकर गायब हो गई और इधर मेंढकी भी अपने मेंढक रूप में आ गई। जब सवेरा हुआ, राजकुमार उठा और फिर से उदास हो गया। तब मेंढकी ने कहा, स्वामी, कपड़े तैयार हैं, आप पिताजी महाराज को जाकर भेंट करें। यह सुनकर राजकुमार खुशी से दरबार जाने को तैयार हुआ। सही समय पर दरबार लगा। तीनों राजकुमार अपनी अपनी पत्नियों द्वारा बनाए हुए कपड़े लेकर दरबार में हाजिर हुए। बड़ी बहू के कपड़े भेंट किए गए तो राजा ने देखा यहाँ वहां कट लगे हुए थे। राजा ने कहा, छी, यह भी कोई कपड़े हैं, और उन्होंने अपने नौकर को कपड़े दे दिए। फिर दूसरी बहू के कपड़े भेंट किए गए, वे भी राजा को पसंद नहीं आए, वे भी नौकरों को दे दिए गए। अब छोटे राजकुमार की बारी आई और छोटे राजकुमार ने जैसे ही कपड़े भेंट किए तो राजा देखते ही खुश हो गए। बोले, यह तो त्योहारों पर पहनने लायक कपड़े हैं। तुम्हारी पत्नी ने बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे कपड़े बनाए हैं। यह सुनकर दोनों बड़े राजकुमार भुन गए। अब उन्होंने एक चाल सोची। उन्होंने राजा से कहा, पिताजी, अभी कोई फैसला ना लें। अभी अगर आप फैसला लेते हैं तो जल्दबाजी होगी। हमारे कहने पर एक और प्रतियोगिता करवाई जाए। इसके बाद राजा ने कहा, ठीक है, एक और प्रतियोगिता करवा लेते हैं। राजा ने कहा, कल दरबार में तीनों बहुओं में से जो सबसे अच्छा गाना गाएगी वही सबसे अच्छी बहू होगी और उसी को राजगद्दी मिलेगी। यह सुनकर दोनों राजकुमारों ने आकर अपनी पत्नियों को बताया तो वे बड़ी खुश हुई और दोनों ने सोचा, अब हम वही करेंगे जो मेंढकी करेगी। जो वह करती है वही राजा को पसंद आ जाता है। अब हम भी वही करेंगे जो वह करेगी। यह सोचकर एक छोटे से छेद से दोनों उसके दरवाजों में झांक कर देखने लगी। हर दिन के जैसे छोटा राजकुमार अपने कक्ष में आया और प्रतियोगिता के बारे में मेंढकी को बताया। उस दिन राजकुमार भी जानना चाहता था कि आखिर मेंढकी का रहस्य क्या है। सो वह भी सोने का बहाना करके अपने बिस्तर पर लेट गया। मेंढकी समझ गई थी कि उसकी दोनों जेठानियां उसे देख रही हैं। मेंढकी भी चालाक थी।
वह उठी और ढेर सारा ठंडा पानी पिया और सो गई। दोनों जेठानियां यह देखकर चौंक गई। यह क्या, यह तो ठंडा पानी पीकर सो गई। छोटी रानी ने कहा, नहीं, जैसा इसने किया है हम भी ऐसा ही करेंगे। और दोनों राजकुमारियों ने ढेर सारा ठंडा पानी पिया और दोनों सो गए। कुछ समय बाद जब मेंढकी ने देखा कि खतरा टल गया है तो वह उठी और उसी तरह से राजमहल के दरवाजे के नीचे से होकर सरोवर के किनारे जा पहुंची। इधर राजकुमार भी उसकी जासूसी कर रहा था। वह भी मेंढकी के पीछे पीछे जाकर सरोवर के किनारे जा पहुंचा। उसने सब देख लिया था कि मेंढकी क्या करती है। जैसे ही वह अपने असली रूप में आई और उसकी सखियां बाहर आई, राजकुमार ने हैरानी से चिल्ला दिया। जैसे ही उन्होंने राजकुमार को देखा तो उन्होंने कहा, राजकुमार, आपको यह सब नहीं देखना चाहिए था, पर अब आपने देख लिया तो मैं आपको अपना राज बताती हूँ। तब मेंढकी ने राजकुमार को बताया, राजकुमार, कुछ साल पहले मैं एक सुंदर राजकुमारी थी। एक साधु को हमने बहुत तंग कर दिया था। वह साधु सरोवर के किनारे तपस्या कर रहे थे और मैं अपनी इन 7 सखियों के साथ सरोवर में नहा रही थी। हमें पता नहीं था कि साधु यहाँ तपस्या कर रहे हैं। हम पानी एक दूसरे पर उछाल रहे थे और वह पानी बार बार साधु के ऊपर गिर रहा था, जिससे उनकी तपस्या भंग हो रही थी। साधु ने गुस्से में आकर हमें श्राप दिया, जिस तरह तुम उछल कूद कर रही हो उसी तरह से तुम एक मेंढक बनकर पूरी जिंदगी उछल कूद करना और इसी सरोवर में रहना। यह सुनकर हमें बहुत दुख हुआ। हम बहुत रोए और घर आकर अपने माता पिता को यह बात बताई तो हमारे माता पिता ने भी साधु से माफी मांगी और हमें माफ करने की गुजारिश की। साधु को हम पर दया आ गई। उन्होंने कहा, जिस दिन कोई सच्चा आदमी तुम्हारे लिए अपने शरीर का कोई अंग काटकर उसका खून हमारी तपोस्थली पर चढ़ाए, उस दिन तुम अपने असली रूप में आ जाओगी। तब तक तुम हर रात कुछ समय के लिए अपने असली रूप में आओगी। ऐसा कहकर साधु वहां से चले गए। उसी दिन से हम एक सच्चे आदमी की तलाश में इस सरोवर में भटक रहे हैं। हम रोज रात को कुछ देर के लिए अपने इस स्त्री रूप में आते हैं और फिर मेंढक बन जाते हैं। इसी तरह हमारी जिंदगी कट रही है। यह सुनकर राजकुमार ने कहा, मैं तुम्हारे लिए अपना अंग चढ़ाऊं? तो राजकुमारी ने कहा, नहीं राजकुमार, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारी जान मैं नहीं ले सकती। तब राजकुमार ने कहा, हे सुंदर स्त्री, मैं भी तुमसे प्रेम करता हूँ और तुम्हारे बिना मेरा जीवन बेकार है और संयोग से मेरे एक पैर में 6 उंगलियां हैं और इस बात के लिए मैं अपने भाग्य को कोसता था, पर आज मुझे खुशी हो रही है। अगर मैं अपने पैर की एक उंगली तुम्हारे ऊपर चढ़ा भी दूंगा तब भी मैं अंगविहीन नहीं होऊंगा। इतना कहकर राजकुमार ने अपने पैर की छोटी उंगली को काटकर साधु की तपोस्थली पर खून छिड़क दिया और इसकी स्त्री से कहा, अब तुम अपने असली रूप में कब आओगी? राजकुमारी ने कहा, सुबह के पहले पहर से पहले मैं अपने असली रूप में नहीं आ सकती। ऐसा कहकर राजकुमारी फिर से मेंढक के रूप में बदल गई। 7 मेंढकियां सरोवर में चली गई। मेंढकी राजकुमार के साथ राजमहल में आ गई। आज की रात राजकुमार के लिए बड़ी खुशी की बात थी। जो राजकुमार अपने भाग्य को कोसते थे, आज वे अपने भाग्य पर गर्व कर रहे थे और बार बार मेंढकी को देख रहे थे कि वह स्त्री रूप में आई या नहीं। रात जैसे आंखों में कट रही थी। जैसे ही सुबह हुई और राज दरबार सजा, सब लोग राज दरबार की तरफ जाने लगे। दोनों बड़ी बहुएं भी अपने पतियों के साथ राज दरबार में पहुंच गई। छोटा राजकुमार भी मेंढकी को एक टोकरी में रखकर राज दरबार में पहुंच गया और बार बार टोकरी की तरफ देख रहा था कि मेंढकी स्त्री रूप में आई या नहीं। जैसे ही दरबार सजा, दोनों बहुएं बहुत खुश हो रही थी। आज तो बाजी हमने ही मारनी है। हमने वही किया है जो मेंढकी ने किया है। पहले बहू का नंबर आया। जैसे ही गाने के लिए उसने मुंह खोला, उसका गला बैठ चुका था। उसके गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। दूसरी बहू की बारी आई। दूसरी बहू का भी वही हाल था। सहारे दरबारी ठहाका लगाकर हंसने लगे। अपना मजाक उड़ता हुआ देखकर दोनों बहू अपने सिंहासन पर जाकर चुपचाप बैठ गई। अब क्या था? इसके बाद राजा ने कहा, क्या प्रतियोगिता यही खत्म करें, क्योंकि मेंढकी से तो उम्मीद ही नहीं है। इस पर राजकुमार ने कहा, नहीं महाराज, जब आज तक मौका दिया है तो आज भी मौका दिया जाए। सभी दरबारी कानाफूसी कर रहे थे कि अब क्या यही दिन देखना है कि मेंढकी गाना गाएगी। तभी अचानक से टोकरी के पास एक प्रकाश फैला। इतना तेज प्रकाश की सबकी आंखें चौंक गई और मेंढकी एक सुंदर स्त्री के रूप में बदल गई। सब लोग एक तक उसे देखते रह गए। इतनी सुंदर कन्या उन्होंने आज तक कहीं नहीं देखी थी। वह कन्या राजा के सामने आई और दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और गाने की अनुमति मांगी। राजा ने आज्ञा दे दी। जैसे ही कन्या ने गाना शुरू किया, सारे राज दरबारी मंत्रमुग्ध हो गए।
ऐसा गाना उन्होंने आज तक कभी नहीं सुना था। गाना खत्म हुआ और सारे दरबारी जैसे उसके गाने में खो गए थे। थोड़ी देर बाद उसकी तंद्रा टूटी तो उन्होंने तालियों की गड़गड़ाहट से उसके गाने की तारीफ की और सबने उस कन्या की बहुत प्रशंसा की। राजा भी उससे बहुत खुश हुए और उसे मेंढकी होने का राज जानने को चाहा। राजकुमारी ने सब कुछ राजा को बता दिया। इसके बाद राजा ने सबसे अच्छी बहू का गौरव अपनी छोटी बहू को दिया और छोटे राजकुमार को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। कुछ समय बाद दोनों को फिर से रीति रिवाज के साथ शादी कर दी गई। दोनों राजा रानी बने और खुशी खुशी महल में रहने लगे। दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर हमारी यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय सीताराम।